हेलो एवरीवन, दिस इज सुरभि। वेलकम टू स्टडी हैक्स। कैसे हो सब? आई होप आप लोग सब ठीक है और अपनी स्टडी को बेहतरीन तरीके से कवर अप कर रहे हैं। डिस्कशन जो रहेगा आज का वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज का और कल का यहाँ पे कंबाइंड लेक्चर है आपके लिए। तो किसी प्रॉब्लम की वजह से मैं कल जो है वो लेक्चर अपलोड नहीं कर पाई हूँ, तो ये कंबाइंड रहेगा और जो भी आपके आर्टिकल्स रहेंगे जो बचे हुए हैं वो आने वाले लेक्चर्स में मैं कवर अप करती जाऊँगी। तो डिस्कशन करते हैं आज का जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए सबसे पहले जो आर्टिकल यहाँ पे बात की जा रही है, एक्सरसाइज के बारे में बात की जा रही है जो एक आर्मी एक्सरसाइज है जिसका नाम है डिस्टिल्क। डिस्टिल्क एक्सरसाइज जो है ये कौन कौन सी कंट्री के बिटवीन होती है? हमारी कंट्री के साथ और साथ ही साथ किसके साथ है? उज्बेकिस्तान के साथ। तो इसका हाल ही में ही थर्ड एडिशन देखने को मिला है जिसका नाम है एक्सरसाइज डिस्टिल्क। तो ये उज्बेकिस्तान और जो है इंडियन आर्मीज के बिटवीन एक्सरसाइज कंडक्ट करवाई गई है। यांगनी रिक उज्बेकिस्तान में एक रीजन है, वहाँ पे ये कंडक्ट करवाई गई, याद रखिएगा। और जो लास्ट एडिशन जब हमारे यहाँ पे कंडक्ट करवाया गया, स्पेशली हमारी कंट्री में करवाया गया, रानी खेत जो है वो कहाँ पे? उत्तराखंड में है। वहाँ पे इसको जो है कंडक्ट करवाया गया। इसका जो लास्ट एडिशन था 2021 का। तो ये याद रखिएगा, एक्सरसाइज डिस्टिल्क जो है वो कौन सी कंट्री के साथ है? इंडिया और उज्बेकिस्तान के साथ। आई होप आपको इतनी चीज़ क्लियर हुई होगी। एक्सरसाइज जो है यहाँ पे फोकस दिया गया है स्पेशली कैसे हमने टेररिज्म को काउंटर करके चलना है, कैसे टेररिज्म को काउंटर करने के लिए हम लोग ऑपरेशंस जो हैं वो ला सकते हैं। स्पेशली सेमी अर्बन ट्रेन किया गया एंड अंडर यूनाइटेड नेशन मैंडेट्स के अंदर इसको जो है चीज़ें रखी गई। उसी के अलावा यहाँ पे ग्रेनेडियर्स बटालियन जो है इसको नॉमिनेट किया गया इस एक्सरसाइज के लिए। बटालियन जो है ये वन ऑफ द हाईली डेकोरेटेड बटालियंस है इंडियन आर्मी की। एम क्या है कि एनहेंस करना है, अंडरस्टैंड करना, कैसे कॉपरेट करके चलना है, इंटर ऑपरेटिबिलिटी बिटवीन टू आर्मीज। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अगर सिग्निफिकेंस की बात करें कि उज्बेकिस्तान जो है वो हमारी कंट्री के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, उज्बेकिस्तान की पहले तो आप लोगों को लोकेशन पता होनी चाहिए। उज्बेकिस्तान जो है अगर अपनी कंट्री के संदर्भ में देखें तो ये वर्ल्ड मैप में आप देख सकते हैं, ये हमारी कंट्री है। तो यहाँ पे आपको सेंट्रल एशियन कंट्री देखने को मिलती है। ये सॉरी यहाँ पे है उज्बेकिस्तान। क्लियर? तो सेंट्रल एशियन कंट्री जो है आपको उज्बेकिस्तान जो है यहाँ पे देखने को मिलती है। तो कजाकिस्तान के साथ आपको इसका बॉर्डर टच देखने को मिलेगा। क्लियर? उसके अलावा यहाँ पे बात करें, इसका जूम मैप भी आप देख लीजिए। उज्बेकिस्तान जो है इसकी कैपिटल आपको याद रखनी है ताशकंद है। ताशकंद एग्रीमेंट भी हुआ था। ताशकंद एग्रीमेंट जो है वो किससे रिलेटेड है और कौन से ईयर में साइन किया गया, ये आप लोग मेरे को बताइएगा। उज्बेकिस्तान ताशकंद में हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे जिनकी यहाँ पे डेथ हुई थी, उनका नाम क्या है आप लोग बता सकते हैं? चलो मैं ही बता देती हूँ, लाल बहादुर शास्त्री जी की यहाँ पे डेथ हुई थी। क्लियर? तो ये काफ़ी ज़्यादा मतलब अभी तक इनकी जो है डेथ का रीज़न पता नहीं लग पाया है कि किस वजह से इनकी जो डेथ हुई थी। क्लियर? उज्बेकिस्तान जो है, उज्बेकिस्तान के साथ कौन कौन सी कंट्री के बॉर्डर टच करते हैं? वो है कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान है, यहाँ पे तजाकिस्तान है, यहाँ से अफगानिस्तान आप देख सकते हैं। ये है एरियल सी है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिग्निफिकेंस की बात करें, उज्बेकिस्तान जो है हमारी कंट्री की सिक्योरिटी और कनेक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली सेंट्रल एशियन रीजन में। इसी के साथ ईरान जो है ये भी ऑल्टरनेटिव है हमारी कंट्री के लिए, स्पेशली यहाँ पे सिक्योरिटी के बारे में बात करें, क्योंकि अफगानिस्तान में आज में सिचुएशन की बात करें तो यहाँ पे तालिबान का रूल हो चुका है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अफगानिस्तान में हेल्प भी प्रोवाइड करवा सकते हैं। सिक्योरिटी कंसर्न की बात करें तो कॉन्फ्लिक्ट काफ़ी ज़्यादा था, किसके साथ? अफगानिस्तान के साथ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मेजर चैलेंजेस यहाँ पे फेस करने पड़े, जहाँ पे इंडिया की इन्वॉल्वमेंट भी रही सेंट्रल एशियन में, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे हेल्प प्रोवाइड भी करवाई। क्लियर? आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। उसके अलावा यहाँ पे देखिए कि अदर जो आर्मी एक्सरसाइज है, मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया के अदर कंट्रीज़ के साथ, वो हम देख लेते हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गरुड़ शक्ति मिलिट्री एक्सरसाइज है, ये हमारी कंट्री इंडोनेशिया के साथ होती है। इक्वेरियन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जो मालदीव के साथ यहाँ पे कंडक्ट करवाई जाती है। हैंड इन हैंड इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज फॉर एग्जामिनेशन। हैंड इन हैंड जो है चाइना के साथ यहाँ पे कंडक्ट करवाई जाती है। बोल्ट कुरुक्षेत्र सिंगापुर, मित्र शक्ति श्रीलंका, नोमैडिक एलिफेंट अनदर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज। नोमैडिक एलिफेंट जो है मंगोलिया, शक्ति फ्रांस, सूर्य किरण नेपाल, युद्ध अभ्यास यूएसए। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, और ये एक्सरसाइजेज जो है अगर मैं बात करूँ एग्जाम्स में बहुत बार पूछी जा चुकी हैं। तो ये स्लाइड जो है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपकी सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर।
नेक्स्ट आर्टिकल में यहाँ पे बता रखा है वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में भी। अगर आपसे कोई मेंस में अगर कोई क्वेश्चन पूछ ले वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में, तो हम ये भी अवार्ड्स जो हैं जो हाल ही में ही नीति आयोग के द्वारा यहाँ पे दिए गए हैं, तो ये भी हम मेंशन कर सकते हैं। वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स, नीति आयोग के द्वारा ये अवार्ड जो है यहाँ पे ऑर्गेनाइज करवाए गए। नीति आयोग वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म ऑर्गेनाइज इन 5th एडिशन ऑफ द वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड। वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड जो है, यहाँ से ट्रांसफॉर्मिंग के नाम से पता चल जाता है किसके द्वारा कंडक्ट करवाए गए हैं। अगर आपको नीति आयोग की फुल फॉर्म पता है तो नीति आयोग की फुल फॉर्म जो है ये भी यूपीएससी के द्वारा पूछी गई। क्लियर? नीति आयोग की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड जो है नीति आयोग के द्वारा यहाँ पे कंडक्ट करवाए गए। तो ये एडिशन जो ये एडिशन था वो 5th एडिशन था। यहाँ पे 75 वुमेन अचीवर्स को यहाँ पे जो है अवार्ड्स दिया गया और सेलिब्रेट किया गया कि उनके द्वारा जो कंट्रीब्यूशन किया गया सशक्त और समर्थ भारत के लिए। वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म जो है, इसका टाइटल है नारी शक्ति रिटर्न, जो कंपोज एंड गाया गया कैलाश खेर जो सिंगर उनके द्वारा इस इवेंट में सारी चीज़ें जो है इनके द्वारा परफॉर्मेंस की गई। अगर वुमेन्स अवार्ड की बात करें, नीति आयोग के द्वारा ये एनुअली यहाँ पे प्रेजेंट किया जाता है। स्पेशली हाईलाइट किया जाता है कमेंडेबल ग्राउंड ब्रेकिंग जो एंडिवर्स है वुमेन्स जो है, इंडिया की वुमेन जो है, वुमेन लीडर्स को। सिंस 2018 से अवार्ड जो है ये दिया जाना शुरू किया गया और नीति आयोग के द्वारा इसको होस्ट किया गया। कैटेगरी कौन कौन सी कैटेगरीज में इसको दिया जाता है, जैसे पब्लिक एंड कम्युनिटी सर्विसेज में अगर किसी वुमेन ने अच्छी एज ए लीडर की फॉर्म में वर्क किया है तो इस कैटेगरी में भी दिया जाता है। मैन्युफैक्चरर सेक्टर में, नॉन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एनेबलिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, क्लाइमेटिक एक्शन, प्रमोट आर्ट कल्चर एंड हैंडीक्राफ्ट एंड डिजिटल इनोवेशन। तो ये कैटेगरीज आपको रटनी नहीं है, बस एक बार ध्यान में से निकाल लीजिएगा ताकि अगर स्टेटमेंट के फॉर्म में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप कंफ्यूज ना हो। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। उसके अलावा यहाँ पे बात करें कि विनर्स का सिलेक्शन होता कैसे है, तो अवॉर्डीज जो है उनको सिलेक्ट किया जाता है एक नॉमिनेशन बेसिस पे। जो नॉमिनेशंस जो है रिसीव किए जाते हैं वुमेन एंटरप्रेन्योर प्लेटफॉर्म के द्वारा और शॉर्टलिस्ट किया जाता है एक सर्च एंड सिलेक्ट कमेटी के द्वारा। आइडिया जो है ये प्लेटफॉर्म का, ये फर्स्ट प्रपोज किसके द्वारा किया गया, जो नीति आयोग के सीईओ हैं यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं श्री अमिताभ कांत जी, उनके द्वारा ये प्रपोज किया गया और अनाउंस किया गया कि ऐसे अवार्ड देने चाहिए स्पेशली वुमेन्स को। 8th ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप समिट 2017 जब हुई थी तब ये चीज़ें जो है अनाउंस की गई। प्लेटफॉर्म वर्क जो है स्पेशली वुमेन्स के लिए, यहाँ पे इंडस्ट्री लिंकेज को कैसे स्ट्रेंथ करके चलना है और इंक्रीज करनी है अवेयरनेस स्पेशली वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए। इसी के थ्रू पार्टनरशिप सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जाएगी और 6 मेन फोकस एरिया पे यहाँ पे फोकस किया जाएगा, जैसे कम्युनिटी नेटवर्किंग हो गया, फंडिंग एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस हो गया, इनकम्बेशन एंड एक्सलरेशन, कंपाइलेंस एंड टैक्स असिस्टेंस, एंटरप्रेन्योर स्किलिंग एंड मेंटरशिप एंड मार्केटिंग असिस्टेंस। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। उसके अलावा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि 75 वुमेन ऑनर में से एक का नाम आप लोगों ने यहाँ पे याद रखना है, गीतांजलि जे एंगमो, जो ले से हैं, हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑल्टरनेटिव, यहाँ की डीन है, एमडी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 75 वुमेन ऑनर्स में से इनको भी अवार्ड दिया गया है एज अ वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया बाय नीति आयोग। हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑल्टरनेटिव लद्दाख की बात करें, ये वर्ल्ड फर्स्ट ड्योर्स यूनिवर्सिटी है जो कंबाइन अकेडमी रिसर्च एंड एंटरप्रेन्योरशिप, यहाँ पे जो चीज़ें देखने को मिलती है, प्रॉपर करिकुलम रहता है, दैट इज़ कॉन्टेक्चुअल। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। इनका नाम याद रखिएगा जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आप लोगों की रिवीजन भी हो जाएगी, ऑल्सो मैंने इसको डिस्कस भी किया हुआ है। तो रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आप लोगों के सामने ये आर्टिकल है जिसका नाम है नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम। नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम आखिर होता क्या है? ये एक प्लेटफॉर्म है, सॉफ्ट प्लेटफॉर्म है जो लॉन्च किया गया सितंबर 2021 में बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जो किसके अंडर है, ये पीयूष गोयल जी के अंडर है। ये वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। गवर्नमेंट ऑफिस के बार बार चक्कर लगाने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन ही सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाएंगी। क्लियर? और इसके अलावा बिजनेस रजिस्ट्रेशन रहेगा, जो प्रोसेस रहता है बिजनेस को रजिस्टर करने का, ये प्रोसेस यहाँ पे ईजियर होगा और बेनिफिशरीज जो होंगे उनको चीज़ें जो हैं ऑनलाइन यहाँ पे अप्रूवल देखने को मिलेगा। जैसे गवर्नमेंट ऑफिस में जाना पड़ता था, टाइम वेस्ट होता था, वो चीज़ें यहाँ पे रिड्यूस होंगी। सिग्निफिकेंस क्या है कि वन स्टॉप शॉप है ये, फॉर स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट मिलके यहाँ पे जो है सारी चीज़ें यहाँ पे देखेंगी। ट्रांसपेरेंसी रहेगी, अकाउंटेबिलिटी रहेगी और साथ ही साथ करप्शन का जो मुद्दा रहता है वो भी यहाँ पे कम होगा ऑनलाइन। क्लियर? तो उसी के अलावा यहाँ पे नो योर अप्रूवल सर्विसेज जो है
इन्फॉर्म बिजनेसेस यानी कि डिटेल यहाँ पे अप्रूवल होगा, और इसी के साथ कॉमन रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसी के साथ स्ट्रेंथ जो किया गया अदर स्कीम्स को, जैसे कि मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, PLI स्कीम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम जो है ये भी हमारी गवर्नमेंट यानी कि मेकिंग इंडिया का ही क्या है, ये एक प्रोजेक्ट है, ठीक है। अदर इनिशिएटिव टू इम्प्रूव EODB यानी कि यूनियन बजट स्पीच जो थी 2020 की, इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस सेल यहाँ पे जो है अनाउंस किया गया। तो ये यहाँ पे प्रोवाइड करवाएगा, एक एंड टू एंड फैसिलिटी प्रोवाइड करवाएगा, इन्वेस्टर को यहाँ पे मदद मिलेगी। इसी के साथ प्री इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी प्रोवाइड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई जाएगी जो लैंड बैंक्स हैं, और क्लियरेंस यानी कि सेंट्रल एंड स्टेट लेवल पे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई जाएगी। ये सेल जो है ये प्रपोज किया गया और ऑपरेट किया जाएगा थ्रू ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू। अमेंडमेंट जब किया गया इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करप्सी कोड, यानी कि जब किसी बैंक का यानी कि खस्ता हालत हो जाती है, क्लियर जब NPS घोषित हो जाते हैं, तो डीक्रिमिनलाइजेशन अंडर इसको किया गया कंपनी एक्ट 2013 के अंडर। साथ ही साथ यहाँ पे कम करने की बात की गई कॉर्पोरेट टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स यानी कि जो कंपनीज के ऊपर टैक्स लगता है, तो इसको कम करने की बात की गई 30% टू 25%। क्लियर। जो मिड साइज कंपनीज हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स जो है इनके द्वारा इनिशिएट यानी कि एक प्रोजेक्ट चलाया गया MCA21 प्रोजेक्ट, याद रखिएगा कि किससे रिलेटेड है। तो ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट के द्वारा चलाया गया, स्पेशली कंपनीज का जो टैक्स लगाया जाता है कंपनीज के ऊपर, उसको रिड्यूस करने के लिए। लॉन्च जो किया गया सिंप्लीफाइड प्रोफोमा इन कॉर्पोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली प्लस, ठीक है, ये भी इसको लॉन्च किया गया। इसी के अलावा सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स की बात करें तो इनके द्वारा ई संचित यानी कि इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज एंड कंप्यूटराइज्ड हैंडलिंग ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स डॉक्यूमेंट्स फॉर पेपरलेस प्रोसेसिंग, तो ये सेंट्रल बोर्ड फॉर इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स के द्वारा लॉन्च किया गया। तो ये याद रखिएगा, ये पेपरलेस प्रोसेसिंग यानी कि फुली डिजिटलाइज करने की यहाँ पे बात की गई इसके चलते। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम की बात करें, एक सॉफ्ट लॉन्च है, यहाँ पे एंड टू एंड फैसिलिटेशन एंड सपोर्ट प्रोवाइड करवाई जाएगी इन्वेस्टर्स को। क्लियरेंस, यहाँ पे क्लियरेंस देखने को मिलेगा सेंट्रल एंड स्टेट लेवल पे। प्री इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी रहेगी न्यू बिजनेस के लिए। लैंड बैंकिंग जो है वहाँ पे वहाँ की इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर की जाएगी। यहाँ पे बात करें क्वेश्चन आप लोगों के सामने, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जो है ये किसके द्वारा प्रिपेयर की जाती है। 2016 में UPSC के द्वारा ये क्वेश्चन पूछा गया। फर्स्ट स्टेटमेंट है यूरोपियन सेंट्रल बैंक के द्वारा, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के द्वारा, सी है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, एंड फोर्थ यानी कि D स्टेटमेंट है आपके सामने, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट। तो ये आप लोगों के सामने क्वेश्चन है, इसका आंसर जो है वो जरूर दीजिएगा, कॉमेंट सेक्शन में आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात की जा रही है असम राइफल्स के द्वारा। रिसेंटली ही 187th राइजिंग डे जो है असम राइफल्स का यहाँ पे जो है सेलिब्रेट किया गया। कहाँ पे? शिलोंग में। शिलोंग कहाँ पे है? मेघालय। क्लियर। तो असम राइफल जो है ये वॉच डॉग है स्पेशली नॉर्थ ईस्ट एरिया की, और ये ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स है हमारी कंट्री की। असम राइफल्स की हम लोग बात करें तो ये सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स है जो अंडर आती है सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के अंडर। तो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के अंडर कौन कौन सी फोर्सेस है ये भी हम लोग देखेंगे। तो ये 1835 में इसको यानी कि ये फोर्स में लाया गया। मिलिटिया बोला जाता है, कॉल्ड चैचर लिवी बोला जाता है इसको। प्री मिली अगर प्रोजेक्ट देखें तो ब्रिटिश टी स्टेट यानी कि यहाँ पे जो एरिया है स्पेशली टी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, तो ब्रिटिशर्स के द्वारा उन्हीं चीज़ों को ही ट्रेड करने के लिए स्पेशली तो इनके यानी कि कंट्रोल में रही चीज़ों को, इसलिए राइफल्स जो है असम राइफल्स को यहाँ पे ब्रिटिशर्स के द्वारा क्रिएट किया गया। क्लियर। इनकी सेटलमेंट थी अगेंस्ट ट्राइबल रेड्स। सिग्निफिकेंटली अगर बात करें तो कंट्रीब्यूट काफ़ी ज़्यादा किया गया असम रीजन में एडमिनिस्ट्रेशन एंड कॉमर्स। उसी के साथ इसको राइट आर्म ऑफ सिविल एंड लेफ्ट आर्म ऑफ मिलिट्री बोला जाता है। असम राइफल्स जो है इसकी 2 बटालियन है जो स्टेशन है जम्मू एंड कश्मीर में, एंड 1 जो है नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स बटालियन है जो स्पेशली नेचुरल क्लाइमेटीज जब आ जाए यानी कि फ्लड आ जाए, अर्थक्वेक आ जाए, ठीक है, तो उसमें ये मदद करते हैं। इसी के अलावा इंडिया जो है इंडिया के द्वारा यानी कि असम राइफल्स के द्वारा यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग में भी जो है पार्टिसिपेट किया गया काफ़ी सालों तक। उसी के साथ राइफल वुमेन टीम जो है असम राइफल्स की, उनके द्वारा भी यहाँ पे पार्टिसिपेट किया गया। मेजर रोल रहा पोस्ट इंडिपेंडेंस में यानी कि आज़ादी के बाद जो है असम राइफल्स का क्या क्या रोल रहा, वह कन्वेंशनल कम्बैक्ट यानी कि यहाँ पे
शैनो इंडिया जो वॉर थी 1962 की, यानी कि चाइना के साथ जो वॉर थी, उसमें भी इनके द्वारा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया गया। ऑपरेशन जैसे कि फॉरेन लैंड एज पार्ट ऑफ इंडियन पीस कीपिंग फोर्स टू श्रीलंका 1987 में जो ऑपरेशन पवन चलाया गया, ऑपरेशन पवन याद रखिएगा किसके लिए था, तो ये श्रीलंका के लिए था, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स टू श्रीलंका। क्लियर। पीस कीपिंग जो रोल है नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में, वहाँ पे इनके द्वारा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया गया है। नवंबर 2019 की अगर बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के द्वारा यहाँ पे प्रपोज किया गया कि इंडो तिब्बतन जो बॉर्डर पुलिस फोर्स है, जिसको हम आईटीबीपी बोलते हैं, उसको मर्ज कर दिया जाए असम राइफल्स के साथ। आईटीबीपी की बात करें, एक स्पेशलाइज्ड माउंटेन फोर्स है जो 1962 में यहाँ पे क्रिएट की गई और डेवलप किया गया। बॉर्डर जो गार्डियन ड्यूटीज़ हैं फ्रॉम काराकोरम पास जो है लद्दाख एंड जपचीला पास जो है अरुणाचल प्रदेश, याद रखिएगा जपचीला पास कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश है। काराकोरम पास तो लद्दाख में, काफ़ी सारा मैंने ये डिटेल में डिस्कस भी कर चुकी हूँ प्रीवियस लेक्चर्स में। ठीक है, तो इसमें जो कवर होता है डिस्टेंस जो है 3488 किलोमीटर का है इंडो चाइना बॉर्डर। ओके, तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के अंडर कौन कौन सी फोर्सेस आ जाती है उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स जो है यहाँ पे 7 सिक्योरिटी फोर्सेस है इसके अंडर हमारी इंडिया की, जो किसके द्वारा कंट्रोल यानी कि किसके अंडर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आती है। जैसे असम राइफल्स है, बॉर्डर पुलिस फोर्स है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है जिसको CISF बोलते हैं, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस ITBP, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड NSG, सशस्त्र सीमा बल SSB। तो ये सारी की सारी फोर्सेस जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आती है, ना कि डिफेंस मिनिस्ट्री के। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। तो ये सारी फोर्सेस जो है होम अफेयर्स के अंडर आती है। क्लियर, तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। असम की बात करते हैं तो असम यहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय एंड वेस्ट बंगाल इसको स्टेट बाउंड्रीज टच करते हैं। अगर इंटरनेशनल बाउंड्रीज की बात करें तो यहाँ पे जो है बांग्लादेश टच करते हैं और भूटान। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। असम की कैपिटल है दिसपुर है। असम के CM एंड गवर्नर कौन है ये आप लोग बताइएगा, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। उसके अलावा यहाँ पे बात करते हैं रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के बारे में। रिसेंटली ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर जो इनके द्वारा इनोग्रेट किया गया रिजर्व बैंक इनोवेशन हब, कहाँ पे, बेंगलुरु में। तो इसको सेटअप किया गया अंडर सेक्शन 8 जो है कंपनी का, अंडर कंपनी एक्ट 2013 के अंडर। इनिशियल जो कैपिटल कंट्रीब्यूट की यहाँ पे बात की जा रही है 100 करोड़ की बात की जा रही है, जो होली यानी कि सब पूरा का पूरा ऑन किसके द्वारा किया जाएगा, RBI के द्वारा। RBI एम यानी कि रिजर्व बैंक इनोवेशन जो हब है, एम क्या है इसका कि हमने एक इकोसिस्टम को क्रिएट करना ताकि हम प्रमोट कर सके स्पेशली जो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं हमारी कंट्री में, स्पेशली जहाँ पे लो इनकम पॉपुलेशन है हमारी कंट्री में, वहाँ पे फोकस करने की बात की गई है। हब जो है ये क्या करेगा, बिल्डअप करेगा इकोसिस्टम को, स्पेशली डेवलपमेंट करने की कोशिश करेगा, प्रोटोटाइप्स, पेटेंट एंड प्रूफ जो रहता है कॉन्सेप्ट्स का। उसी के साथ यहाँ पे आइडेंटिफाई किया गया है स्पेशली जो न्यू स्टार्टअप्स हैं, मैक्सिमम पोटेंशियल यहाँ पे देखने को मिलेगा। अदर इनिशिएटिव्स जो है स्पेशली फाइनेंशियल इंक्लूजन, जैसे कि प्रधानमंत्री जन धन योजना है, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना। प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना जो है किससे रिलेटेड है ये आप लोग बताइएगा। स्टैंड अप इंडिया स्कीम, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। क्लियर, तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा यहाँ पे बात करते हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक इनिशिएटिव जो है स्पेशली यहाँ पे वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च को हम लोगों ने सेलिब्रेट किया। उसी के उपलक्ष्य पे एक छोटी सी मूवी, एनिमेटेड मूवी जो है H2O। H2O क्या है, ये वाटर का केमिकल फॉर्मूला है H2O, याद रखिएगा, जिसमें हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन का जो कंटेंट है आपको देखने को मिलता है। तो H2O प्रोग्राम फॉर चिल्ड्रन ऑफ इंडिया यहाँ पे ऑर्गेनाइज करवाया गया, तो वर्ल्ड वाटर डे के उपलक्ष्य पे, क्योंकि बच्चों को इसके तहत ये समझाने की कोशिश की गई है कि पानी का जो लेवल है स्पेशली ग्राउंड वाटर टेबल जो है आज के टाइम में बहुत ज़्यादा कम हो रहा है, जिसकी वजह से फ्यूचर में क्या हो सकता है, पानी की कमी बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकती है। तो कैसे हम लोगों ने पानी को सेव करके चलना है। तो ओकेजन जो है स्पेशली वर्ल्ड वाटर डे के उपलक्ष्य में जो 22 मार्च को हम लोगों ने सेलिब्रेट किया था,
नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा यूनेस्को यानी कि यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो है एंड अदर पार्टनर जो 3 एनिमेशन फिल्म यहाँ पे बनाई गई है। जो इनिशिएटिव रहा स्पेशली H2O वाटर वॉइस प्रोग्राम फॉर द चिल्ड्रन ऑफ इंडिया। ये फिल्म जो बेस्ड है स्पेशली स्टोरीज़ के बेस पे है, स्पेशली स्टोरीज़ यहाँ पे बनाई गई है ताकि बच्चे इस चीज़ को अच्छी तरीके से समझ सकें, क्योंकि कार्टून वगैरह बच्चे तो बहुत ज़्यादा देखते हैं। तो उसकी वजह से क्या रहता है कि वैसे ही यहाँ पे स्टोरीज़ क्रिएट की गई है, स्पेशली स्कूल स्टूडेंट्स के द्वारा यहाँ पे सबमिट की गई हैं ये चीज़ें, और फोकस दिया गया है कि कैसे हमने प्रोटेक्ट करना है, कंजर्व करना है स्पेशली हमारी इंडियन रिवर्स को। और लॉन्च किसके द्वारा किया गया? यूनेस्को के द्वारा जुलाई 2021 में किया गया था, और ज्वाइंटली इनिशिएटिव था स्पेशली नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा एंड अदर्स। H2O जो है ये यूनिक प्रोग्राम है और क्राफ्ट किया गया स्पेशली इंडियन स्कूल स्टूडेंट्स जो है, स्पेशली फर्स्ट से लेके 8th स्टैंडर्ड तक के जो बच्चे रहे उनके द्वारा ये चीज़ें जो है ये क्रिएट की गई। और इसके तहत अवेयरनेस फैलाने की बात की गई है कि जो लिमिटेड अवेबिलिटी है वाटर की, उसको कैसे हमने सस्टेन करना है, सस्टेनेबल यूज़ करना है। सस्टेनेबल यूज़ का मतलब क्या है कि उतनी चीज़ें हम लोगों ने यूज़ करनी है ताकि आने वाली जनरेशन के लिए भी वो बचाई जा सके, ठीक है। कंजर्व करना है ताकि एक्सप्लॉयटेशन जो हो रहा है पानी का वो कम हो सके। स्टूडेंट्स जो है ये इन्होंने अपने क्या किए, एक्सपीरियंसेस शेयर किए, और प्रपोजल जो है स्पेशली कैसे हमने प्रोटेक्ट करना है अपने इन्वायरमेंट को। अब बात करते हैं यूनेस्को के बारे में। यूनाइटेड नेशन एजुकेशन एंड साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम बोलते हैं, तो ये पीस है, स्पेशली पीस मेकिंग एक ऑर्गेनाइजेशन है। थ्रू इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजुकेशन एंड साइंस एंड कल्चर के ऊपर फोकस देने की बात करती है। यूनेस्को प्रोग्राम्स जो है ये कंट्रीब्यूट किए जाते हैं स्पेशली अचीवमेंट जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का, क्लियर जो एजेंडा है 2030 तक का। अडोप्ट किया गया इसको यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा 2015 में। आज के टाइम में मेंबर जो है 193 मेंबर है, हमारी कंट्री भी इसका पार्ट है। 11 एसोसिएट मेंबर है, इंडिया के द्वारा ज्वाइन किया गया यूनेस्को को। इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट के फॉर्म में आपसे पूछा जा सकता है कि इंडिया के द्वारा ज्वाइन कब किया गया? 1946 में किया गया। 2019 में यूएसए एंड इसराइल के द्वारा स्पेशली यहाँ पे यूनेस्को से क्विट कर दिया गया। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। तो हेडक्वार्टर इसके कहाँ पे है? पेरिस फ्रांस में है। यूनेस्को IOC यानी कि इंटर गवर्नमेंटल ओशियनोग्राफिक कमीशन जो है ये लीडिंग ग्लोबल एफर्ट है जो इस्टेब्लिश किया गया ओशियन बेस्ड सुनामी वार्निंग सिस्टम स्पेशली यहाँ पे जो है क्रिएट किया गया, ताकि 72 आवर्स पहले ही क्या दी जाए, वार्निंग दी जाए, ताकि वहाँ से जो लोग हैं उनको वहाँ से डिस्प्लेस किया जा सके, ठीक है। तो ओवरऑल जो मल्टी हज़ार डिजास्टर डिटेक्शन स्ट्रैटेजी इनके द्वारा फॉलो की जाती है। तो लास्ट ईयर 2020 में यूनेस्को IOC अप्रूव किया गया। यहाँ पे 2 कम्युनिटीज़ जो हैं स्पेशली उड़ीसा और उसी के साथ वेंकट रायपुर एंड नो लाइफ शाही सुनामी रेडी कमेटी यहाँ पे क्रिएट की गई। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। उसके अलावा यहाँ पे एक क्वेश्चन इनिशिएटिव जो है स्पेशली यूनेस्को के द्वारा जो लिए गए हैं अदर इनिशिएटिव, जैसे मैन एंड बायोस्फीयर जो प्रोग्राम है, वर्ल्ड हेरिटेज प्रोग्राम है, यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क है, यूनेस्को नेटवर्क ऑफ क्रिएटिव सिटीज है, क्लियर। यहाँ पे जो बात की जा रही है नेक्स्ट आर्टिकल में एक्सरसाइज के बारे में बात की जा रही है, सुरक्षा कवच सेकंड एक्सरसाइज। ये काफ़ी सारा इंपॉर्टेंट है, हमारी कंट्री में ही ये कंडक्ट करवाई गई है, स्पेशली इंडियन आर्मीज के बिटवीन एंड जो महाराष्ट्र पुलिस है उनके बिटवीन, क्लियर। इंडियन आर्मीज अग्निबाज डिवीजन ऑर्गेनाइज ज्वाइंट एक्सरसाइज सुरक्षा कवच 2 विद महाराष्ट्र पुलिस जो है लूनानगर जो पुणे में है वहाँ पे ये कंडक्ट करवाई गई है। एक्सरसाइज का एम क्या है कि कैसे हमने टेररिज्म के जो एक्शन रहते हैं, ठीक है, उसको कैसे हमने काउंटर करके चलना है। तो पुणे में ये सारी चीज़ें देखने को मिली। इसमें पार्टिसिपेशन रहा काउंटर टेररिज्म टास्क फोर्स का, इंडियन आर्मी की जो है एंटी टेररिज्म जो स्क्वाड है महाराष्ट्र पुलिस की, क्विक रिएक्शन टीम, डॉग स्क्वाड्स एंड बॉम्ब डिस्पोजल टीम जो है। बॉम्ब डिस्पोजल टीम ऐसे पता चल जाता है कि ना यहाँ पे एक बॉम्ब प्लेस कर रखा है टेररिस्ट के द्वारा, तो उनको यहाँ पे जो है डिस्पोजल करने की बात की जाती है, तो बॉम्ब डिस्पोजल टीम वहाँ पे आती है ऑफ बोथ एजेंसीज, ठीक है। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। सुरक्षा कवच सेकंड एक्सरसाइज जो है वो किससे रिलेटेड है, ठीक है। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का सेशन। अगर आपके जो बचे हुए आर्टिकल्स हैं वो आने वाले लेक्चर्स में मैं कवर अप करती जाऊंगी, क्लियर। तो टेलीग्राम पे आप इसकी PDF के लिए ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।